पहला वीडियो हमने वर्षा के प्रकार बताए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज सुनिए वर्षा का वितरण। ये जो वर्षा होती है पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं होती। कहीं अधिक वर्षा होती है, कहीं मध्यम वर्षा होती है, कहीं बहुत ही कम वर्षा होती है। पूरी पृथ्वी पर एक जैसी वर्षा नहीं होती। हमने वायुदाब कटिबंधों में और ताप कटिबंधों में भी ये बात समझाई थी कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि पृथ्वी का मुख्य बात यह है, जैसे ये पृथ्वी है, वर्षा का संबंध सूर्य ताप से होता है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर सूर्य का ताप वर्ष भर लंबवत चमकता है, सूर्य का ताप ज़्यादा होता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जहाँ कहीं समुद्री भाग होते हैं वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और जब वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो उसके आसपास के भागों में वर्षा भी अधिक होती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, क्योंकि सूर्य के लंबवत चमकने के कारण यहाँ पर विषुवत रेखीय प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ की जो वनस्पति है वो भी सघन वनस्पति होती है, क्योंकि जब पानी की कमी नहीं होती, वनस्पति को पानी की मुख्य आवश्यकता होती है। वनस्पति उष्ण और आर्द्र जलवायु से ज़्यादा प्रसन्न रहती है, तो इन क्षेत्रों में वनस्पति भी अधिक पाई जाती है। अब ये भूमध्य रेखा के साथ साथ यहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया में भी जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वगैरह इन देशों में भी अधिक वर्षा होती है। लेकिन भारत में भी अधिक वर्षा हो जाती है, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि भारत में के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जब हिमालय से टकराता है तो हिमालय की तलहटी में पूर्वी भारत में अधिक वर्षा होती है। मौसिनराम यहाँ संसार का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो यहाँ पर अधिक वर्षा होने का कारण है कि कीपनुमा आकृति में यहाँ पहाड़ियाँ मिली हुई हैं, जिनसे बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून उनसे टकराकर अधिक वर्षा करता है। तो ये मैंने आपको बताया कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इसके बाद में आता है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र भी जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनसे लगभग मिले हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ दूसरे भी कारण हैं, जैसे ये दक्षिणी अमेरिका है, तो इसमें यहाँ से पूर्वी पवनों से यहाँ पर वर्षा होती है। और इधर यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर अपलेशियन पर्वत है। इस अटलांटिक महासागर से उठने वाला मानसून या यहाँ से पश्चिम की तरफ चलने वाली हवाएं इस अपलेशियन पर्वत से टकराकर यहाँ पर वर्षा करती हैं। इस उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर सबसे अधिक जल विद्युत बनाई जाती है। संसार में सबसे अधिक जल विद्युत उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर बनाई जाती है, क्योंकि अपलेशियन पर्वत से टकराकर ये पवनें यहाँ वर्षा करती हैं, जिनसे छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ बन जाती हैं और वो फिर लौटकर यहाँ अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। अमेरिका ने उन सभी नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत बनाने के केंद्र बना रखे। इसी तरह यहाँ पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में भी पश्चिम से चलने वाली पवनें वायुदाब के कारण, वायुदाब की जो पेटियाँ ऊपर खिसक जाती हैं, तो उनसे यहाँ पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में भी वर्षा होती है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में भी थोड़ी मध्यम श्रेणी की वर्षा पाई जाती है। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से मिला हुआ आगे का जो भाग है उसमें भी मध्यम श्रेणी की वर्षा होती है। इसके अलावा चीन, भारत और कुछ ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में भी मध्यम श्रेणी की वर्षा होती है। तीसरी नंबर की वर्षा है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा का क्षेत्र। ये जो वर्षा के क्षेत्र हैं ये भी
मध्यम वर्षा के क्षेत्र से लगभग मिले हुए हैं और इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से संसार के जो कृषि क्षेत्र हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का ये मध्य का भूभाग कृषि की दृष्टि से बहुत उपजाऊ भूभाग है। यहाँ पर गेहूँ और मक्का की बहुत बड़े पैमाने पर कृषि होती है। इसी तरह से ये दक्षिणी अमेरिका में भी ये मध्य का भाग कृषि की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। यूरोप का भी पश्चिमी भाग, यहाँ पर भी 100 से 150 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है और कृषि की दृष्टि से उपयोगी है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम भूभाग पर ये स्थिति पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा भाग मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में है। चौथा है घास के क्षेत्र या 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र। ये भारत में स्टेप्स घास के मैदान होते हैं जहाँ पर कृषि की दृष्टि से भी अधिक वर्षा नहीं होती और मरुस्थल भी नहीं है। ये चरागाह हैं संसार के। इन क्षेत्रों में घास के मैदान हैं। इधर दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत के पूर्व का भाग तथा उत्तरी अमेरिका में भी रॉकी पर्वत के पूर्व का भाग घास के क्षेत्र हैं। ये जो उत्तरी अमेरिका का घास का क्षेत्र है, स्टेप्स, इसका बड़ा महत्व है। यहाँ पर इस घास के क्षेत्र में गायें पाली जाती हैं और वो जो गायें दूध देती हैं, इसके बराबर में यहाँ पर ये मक्का उत्पादन का क्षेत्र है। इस मक्का उत्पादन के क्षेत्र में यहाँ पर सूअर पालन होता है और सूअर को गाय की छाछ पिलाई जाती है तथा मक्का गाय के छाछ में मिलाकर सूअर को खिलाते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी जवान हो जाता है। और उत्तरी अमेरिका में मिशिगन झील के दक्षिण में शिकागो मांस की मंडी है, जो संसार की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। वहाँ पर ये सूअर भेजे जाते हैं और वहाँ से इनका मांस उत्पादन करके डिब्बों में बंद करके फिर इस अटलांटिक महासागर में जलपोत द्वारा यूरोप तक भेजा जाता है। तो ये मैंने घास के क्षेत्र बताए। मध्य एशिया में भी बहुत बड़े क्षेत्र में घास का मैदान है। इसके बाद में आता है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र। ये मुख्य रूप से मरुस्थलीय भाग हैं। यहाँ पर कभी कभी नाम मात्र की वर्षा हो जाती है, अन्यथा कई वर्ष तक वर्षा बिल्कुल होती भी नहीं है। इसमें बहुत बड़ा सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है तथा दक्षिण अफ्रीका में भी कुछ मरुस्थलीय भाग है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। इसके अलावा अरबियन कंट्रीज में भी मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी रूस में भी मरुस्थल हैं तथा उत्तरी अमेरिका में भी एंडीज पर्वत के पूर्व की तरफ बहुत कुछ भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। ये जो मरुस्थल है, जैसे ये उत्तरी अमेरिका में एंडीज पर्वत के पूर्व में मरुस्थल पाए जाने का कारण यहाँ प्रशांत महासागर से उठने वाली पवनें इस रॉकी पर्वत से टकराकर रॉकी पर्वत के पश्चिमी भाग में वर्षा कर देती हैं और उसका पूर्वी जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है। इसी तरह दक्षिणी अमेरिका में भी एंडीज पर्वत से टकराकर अधिकतर वर्षा पश्चिमी क्षेत्र में हो जाती है और उसका पूर्वी भाग वर्षा से बिना वर्षा के रह जाता है। अब मैं इसके साथ में एक बात और बताना चाहता हूँ। ये जो वर्षा का वितरण है, इस वर्षा के वितरण का वनस्पति से सीधा संबंध है। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती हैं। वर्ष भर वो वनस्पति अपने पत्ते नहीं गिराती, अपने ऊपर पत्ते धारण रखती हैं। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ की वनस्पति जब वर्षा का समय नहीं होता उस समय पर जीवित रहने के लिए अपने ऊपर से पत्तियों को गिरा देती हैं
तथा जो मरुस्थलीय क्षेत्र में हैं उनमें कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं। इसी तरह जीव जंतुओं का भी इस वर्षा के वितरण से सीधा संबंध है। जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर विषैले जीव वगैरह हिंसक जीव बहुत पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जीवों की मात्रा इतनी नहीं होती और हिंसक तथा विषैले जीव कम पाए जाते हैं। इसके अलावा मानव जीवन का भी इनसे कुछ संबंध है। जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मानव बस्तियाँ कम पाई जाती हैं। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र है कृषि की दृष्टि से उपयोगी हैं, संसार की जो सबसे अधिक जनसंख्या है उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सघन वनस्पति होती है, वहाँ विषैले जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं। उस दृष्टि से वहाँ पर मानव जीवन के रहने के योग्य वातावरण नहीं होता, आदमी वहाँ कम संख्या में रहते हैं। मुख्य रूप से आदमी के रहने के वो स्थान हैं जहाँ या तो कोई खनिज पदार्थ हो या कृषि के क्षेत्र हो। उन स्थानों पर आदमी ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आदमी की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा और मकान, वो आवश्यकताएं जहाँ पर पूरी आराम से हो जाती हैं, मानव जीवन वहीं पर सुखी होता है। दूसरे क्षेत्रों में जहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती वहाँ आदमी रहना पसंद नहीं करता। एक बात मैं और बताऊं, जो वैसे प्राणी हैं आदमी के अलावा उनके विषय में भी मैं आपको बताऊं। जो ध्रुवीय क्षेत्रों के प्राणी हैं वहाँ ठंड अधिक होने के कारण ठंड से बचने के लिए वो प्राणी अपने ऊपर रोएं धारण कर लेते हैं, और जो गर्मी की क्षेत्र के प्राणी हैं वो गर्मी से बचने के लिए अपने शरीर से रोएं हटा देते हैं। इसी तरह आदमी भी जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ का आदमी नंगा रहना पसंद करता है या बहुत हल्के वस्त्र पहनता है, और जहाँ ठंड अधिक पड़ती है वहाँ का आदमी अपने ऊपर भारी वस्त्र पहनता है। तो यदि वर्षा का वितरण सही रूप से समझ में आ जाए तो इससे संबंधित अन्य बहुत सी बातें भी आदमी के संबंध समझ में बड़े आराम से आ जाती हैं। भूगोल में एक दूसरे से जो भूगोल के विषय वस्तु है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि भूगोल की भूमिका अच्छी तरह से आदमी समझ ले तो आगे तक की भूगोल बड़े बहुत अच्छे रूप में समझ में आ जाती है। धन्यवाद।